गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 19 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में पहले आपको बहुत कुछ पता है। कल यानी कि 18 तारीख को थोड़ी सी न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। यूथनेशिया के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ये न्यूज में क्यों है, यूथनेशिया होता क्या है, इसके कुछ आर्गुमेंट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेंस के पर्सपेक्टिव से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये हो सकता है। इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकता है आपसे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। न्यूज में क्यों है थोड़ा वो देखेंगे और काफी मजेदार एक्चुअली न्यूज है और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है और ऐसा काफी सालों के बाद देखने को मिला है। तो पूरी न्यूज क्या है वो थोड़ा हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। वीएलसी मीडिया प्लेयर जिसको हम लोग सभी यूज करते हैं फिल्में वगैरह देखने के लिए अपने लैपटॉप वगैरह में, तो उसको अभी गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है। ये ब्लॉक क्यों किया है और एक्चुअली हमारे पास कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, कौन सा कानून है हमारे पास जिसके तहत इसको ब्लॉक किया गया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं। J&K के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं लेकिन काफी कंट्रोवर्सी में है। वो कंट्रोवर्सी क्या है वो हम लोग बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड आईओए मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके बारे में बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया है। उस डिसीजन के बारे में बात करेंगे और फिर पढ़ेंगे थोड़ा लेबर रिफॉर्म के बारे में। ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन और यहां से हम लोग एक्चुअली मेंस के लिए भी एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं। वो एमसीक्यूज एक्चुअली मैंने आज एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से ही डाले हुए हैं। देन वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स एज वेल। तो एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है न्यूज। फ्रंट पेज पे सबसे पहली न्यूज है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। देख मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं इसका। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेटस को ऑन द मूव टू पुट पैनल इन चार्ज ऑफ आईओए, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये बात कर रहा है। देखिए पूरा मामला क्या है, वैसे हम लोगों ने कल बात इस पे कर लिया था क्योंकि इंडिया का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसको बैन कर दिया गया है बाय फीफा। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कि इंडिया के जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो भी बैन कर दी जाए। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है बाय इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। अगर ऐसा हो गया तो भैया इंडिया का कोई भी एथलीट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ओलंपिक के अंदर में। तो एआईएफएफ को ऑलरेडी बैन कर दिया गया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बैन किया जा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसका कुछ रूल होते हैं। वो रूल ये होते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर उसकी जो भी ओलंपिक एसोसिएशन होती है उसे जो है गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी कि उसको थर्ड पार्टी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। या एक सेंस में ये बोलूं कि जो लोग उन ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं वो सब इलेक्टेड होने चाहिए। अगर वो इलेक्टेड नहीं होंगे तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। आपको ये पहले से ही पता है कि एआईएफएफ इसका भैया पिछले 2-2.5 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन के बिना ही चल रहा था वो, तो इसलिए फीफा ने उसको बैन कर दिया। अब ऐसा ही मामला जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर भी आ गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसे कहा जाता है सीओए, ठीक है, जिसे कहा जाता है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसके अंदर 3 जज होंगे और ये 3 जज जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की डेली वर्किंग को जो है वो रेगुलेट करेंगे। अब ये तो इंटरनेशनल रूल के खिलाफ है क्योंकि ये तो जज है ना, ये इलेक्टेड मेंबर थोड़ी है। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन क्या कहता है, इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। तो जो हाल एआईएफएफ का हुआ था क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्टेड नहीं थे, ऐसा ना हो फ्यूचर में कि भैया वही हालत हमारी ओलंपिक एसोसिएशन की भी हो जाए और ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में बैन कर दे, राइट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको स्टेटस को रख दिया, मतलब अभी फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो सीओए बनाया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, ये हमारे ओलंपिक एसोसिएशन को रेगुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 99% चांस है कि इंडिया का जो है ओलंपिक एसोसिएशन बैन हो सकता है, जिस तरह से हमारा एआईएफएफ बैन हो गया। आपको यहां पे समझने की बात जरूरत है। एआईएफएफ एक अलग इशू है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक अलग इशू है, दोनों को मिक्स मत करो। लेकिन दोनों के बैन होने का रीजन कॉमन हो सकता है। एआईएफएफ बैन क्यों हुआ था, क्योंकि इसके मेंबर इलेक्टेड नहीं थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी बैन हो सकता है क्योंकि इसके मेंबर भी इलेक्टेड नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस इसको जो है रेगुलेट करेंगे। भैया 3 जज इलेक्टेड थोड़ी ना है, तो जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वही रेगुलेट कर सकते हैं, वही डेली उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे मामला था थोड़ा सा। तो अभी तो स्टेटस को रख दिया है। लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि जल्दी जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर जो है भारत की सरकार कुछ इलेक्टेड लोगों को लेके आए, उसके अंदर जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं और स्पोर्ट्स पर्सन को भी इंक्लूड किया जाए। तो ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है वो बैन ना हो। ऑलरेडी AIFF की वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ी है, और अनफॉर्चुनेटली ये बैन 15 अगस्त को ही आया था जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। तो भैया हमारे पॉलिटिशियंस के हाथ जोड़ के हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये करें, राइट। और ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भैया नेताशाही है, थोड़ा इससे दूर रहें और भलाई के बारे में सोचें स्पोर्ट्स की। और ऐसा ना हो कि भैया हमारे ओलंपिक जो है वो बैन हो जाए, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। पहली बात, आपको वीडियो को लाइक करना है, तो रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करेंगे सारे लोग तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग 11 सितंबर से अपना एक एनसीईआरटी का कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th एनसीईआरटी आपको कवर कराई जाएगी। हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को कवर करवाई जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिस है ना। काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि एनसीईआरटी का कोई अच्छा सा कोर्स लॉन्च कर दीजिए, तो आपकी रिक्वेस्ट में हम लोगों ने लॉन्च उसको कर दिया है। कहां से आपको पता चलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसलिए लिंक आपको मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके सारा कुछ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एक बार आपका बेस बन गया ना, फिर आप उसके ऊपर चाहे आराम से सेल्फ स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, तो दोस्तों कल जो है नेताजी न्यूज में थे। इनको प्यार से नेताजी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को। और ये न्यूज में इसीलिए थे क्योंकि कल के दिन एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था, ठीक है। और वो क्रैश हो गया था जिसमें काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, और ताइवान में क्रैश हुआ था। उस समय ताइवान जापान की कंट्रोल में हुआ करता था, और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद उनको वहां के लोकल हॉस्पिटल में लिया गया, जहां पे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनको क्रीमेट किया गया, और जापान के अंदर ही एक टेम्पल है जहां पे इनकी अस्थियों को रखा गया है। आज भी इनकी अस्थियां उसी टेम्पल के अंदर रखी गई हैं। तो अभी ये इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि कल यानी कि 18 तारीख को इनकी एक रिलेटिव है बहुत दूर की, उन्होंने डीएनए टेस्ट की डिमांड की है। उनका यह कहना है कि नेताजी एक्चुअली क्रैश में कि उनकी डेथ नहीं हुई थी, उसके बाद जिंदा रहे थे, और ये जो वहां पे जो ऐश मतलब जो अस्थियां वहां पे रखी गई हैं वो उनकी नहीं है, तो उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। तो लेट्स होप क्या होगा। हालांकि गवर्नमेंट का तो यही मानना है कि एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी। बहुत सारे एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं। हम लोगों ने कोई कमेटी वगैरह भी बनाया था, और काफी समय से सुभाष चंद्र बोस जी के जो पेपर्स थे उनको क्लासीफाई रखा गया था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने उनको डिसक्लासीफाई कर दिया था, जिसके अंदर भी यही दिखाया गया है कि नेताजी की एक्चुअली डेथ हो गई थी। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद नेताजी की डेथ उसमें हो ही गई होगी, क्योंकि अगर उनकी डेथ नहीं हुई होती तो नेताजी कभी छुपने वाले नहीं थे। ऐसा नहीं होता कि भैया वो छिप जाते, है ना। वो एक फाइटर थे और वो डेफिनेटली सामने आते, तो छिपने का कोई मतलब है नहीं। तो खैर वो जो भी बात है, तो नेताजी की जो है जन्म कटक में हुआ। उस समय बंगाल का पार्ट हुआ करता था 1887 में, आजकल उड़ीसा का पार्ट है कटक, राइट। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से 1919 में अपना ग्रेजुएशन किया। फिर वो उसके बाद लंदन चले गए इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने, जैसे आप लोग करते हैं, राइट। वैसे ही वो लंदन में गए। उस समय लंदन में हुआ करता था एग्जाम, और उस समय ये इस तरह के जीएस पेपर 1, 2, 3 पेपर, ये पेपर नहीं हुआ करते थे जनरल स्टडीज के। उसमें आपको ग्रीक पढ़नी पड़ती थी, लैटिन पढ़नी पड़ती थी, है ना। वो बहुत उस तरह की चीजें पढ़नी पड़ती थी, तो बहुत मुश्किल होता था। अब नेताजी ने इंडिया में ग्रीक थोड़ी पढ़ी है, लैटिन थोड़ी पढ़ी है। ये वहां पे गए, ग्रीक पढ़ा, लैटिन पढ़ा, ब्रिटेन का इतिहास पढ़ा, और दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ना पड़ता था, तब जाके एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है। और 4th रैंक आया था भाई इनका, 4th रैंक। तो आप इनकी अगर स्ट्रगल पढ़ोगे ना, कैसे इन्होंने इंग्लैंड में जाके सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, आपके अंदर इतना जोश आ जाएगा। मैं मतलब आप मान के चलिए कि आप दिन रात जो है इस पढ़ाई में लग जाओगे। आपका स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है जो नेताजी ने स्ट्रगल किया था, फिर भी इनका 4th रैंक आया है। और हम लोग थोड़े से में गिव अप कर देते हैं, है ना। अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है सर, आंसर राइटिंग नहीं हो रही है सर, सिलेबस बहुत लेंथी है सर, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, जरा गिव अप कर देता हूं सर। कर दो गिव अप। आप किसी का क्या लेके जाओगे, गिव अप करोगे? आपकी जिंदगी में एक आपको पास अपॉर्चुनिटी थी कुछ अचीव करने की, आपको नहीं मिलेगी, आपकी जगह किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, राइट। गिव अप करना तो सबसे आसान काम है ना, लड़ना मुश्किल काम है, और आसान काम हमें अच्छा लगता है इसलिए गिव अप कर देते हैं। नेताजी की जीवनी पढ़िए, कैसे इंग्लैंड में जाकर उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो ये जो महेश्वरी और दुनिया भर की जो बकवास जो यूट्यूब पे मोटिवेशनल चीजें होती है ना, ये सिर्फ 2 मिनट के लिए मोटिवेशन देती हैं आपको, फिर आप अपने रेगुलर काम में लग जाते हो।
लेकिन जीवनी अगर आप पढ़ोगे ना, बायोग्राफीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेशन देती हैं, हर रोज मोटिवेशन मिलेगा, डीप मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो करिए उसको आप। तो इन्होंने बाद में जो है एग्जाम क्लियर किया बहुत जबरदस्त तरीके से, और फिर इन्होंने छोड़ भी दिया नौकरी, इन्होंने छोड़ भी दी। 1930s में इन्होंने यूरोप की यात्रा की, बहुत सारे लीडर से मिले, जैसे इटली के मुसोलिनी से ही मिले, जर्मनी में गए हिटलर से मिले। उसके बाद ये 1939 में इनका जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ कांग्रेस का, तो ये जीत गए थे कांग्रेस के इलेक्शन में, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। शुरुआत में नेहरू जी की काफी क्लोज थे, नेहरू जी की बड़ी याराना हुआ करता था, लेकिन जब बाद में बोस जी का गांधी जी के साथ इशू क्रिएट हो गए, तो नेहरू जी के साथ भी इनके जो है इशू थोड़े क्रिएट हो गए थे उस समय में। फिर 1939 में इन्होंने अपनी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर ये इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, जहां से वो निकल गए चकमा देके अंग्रेजों को। फिर वो जर्मनी पहुंचे, 1943 में साउथ ईस्ट एशिया पहुंचे, वहां पे इंडियन नेशनल आर्मी जो कि ऑलरेडी थी, आजाद हिंद फौज ऑलरेडी थी, तो जब ये वहां पे गए इनको चार्ज दे दिया गया। यहाँ पे आपके लिए सवाल पूछता हूँ मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आप ये बताइए कि आजाद हिंद फौज की एक्चुअली में स्थापना किसने करी थी, ठीक है, उसके फाउंडर कौन थे, तो ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि नेताजी फाउंडर नहीं थे, इनको तो बाद में चार्ज दिया गया था। फाउंडर कौन थे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और नेताजी बहुत बड़े पैट्रियट तो थे ही, और गांधी जी इनको कहा था पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। ये गांधी जी ही चाहेंगे मतभेद जितने मर्जी हों, लेकिन रिस्पेक्ट तो होती है ना। और गांधी जी की ब्लेसिंग भी इन्होंने मांगी थी। ऑल इंडिया रेडियो पे एक बार हुआ था, तो इन्होंने गांधी जी, और ये गांधी जी की खूब रिस्पेक्ट करते थे। देखिए मतभेद अपनी जगह है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है ना, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का गोल एक ही था ना, कि भैया अंग्रेजों को भगाना है, गोल तो एक ही था। तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी, और ये गांधी जी से लगातार जो है उनको रिस्पेक्ट तो करते ही थे, और उनसे जो है जैसे क्या आशीर्वाद भी बेसिकली लिया करते थे डेफिनेटली। इवन यहाँ से जाने के बाद भी जो है इन्होंने गांधी जी की ब्लेसिंग्स को मांगी थी, और गांधी जी ने दिया भी था, और गांधी जी भी इनको पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स कहा है। तो एक राइवलरी होते हुए भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है ना। लेकिन आज के नेताओं में तो भैया है नहीं, आजकल नेताओं तो भैया बिल्कुल पर्सनल अटैक के ऊपर ही चले आते हैं, है ना। तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन, तुम्हारी फैमिली के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं यार, क्या बकवास, मतलब पॉलिटिक्स का मोरल वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। वीमेंस विदड्रॉज पेटिशन टू स्टॉप फ्रेंड्स यूथनेसिया बिल। तो ये एक्चुअली दिल्ली का न्यूज है। दिल्ली में क्या हुआ था, एक आदमी है 40 एज से कोई मतलब नहीं है हमें, बेसिकली उसको एक बीमारी है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उस बीमारी का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है वैसे तो, ठीक है, माइलेजिक एंसीफ्लेमेटिस, पता नहीं क्या है, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है इसका, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये बीमारी ऐसी होती है जिसमें आपको बहुत टायर्डनेस फील होती है, आप कोई काम धंधा नहीं कर सकते, आप 2-3 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते। तो इनको ये बीमारी थी, और इन्होंने क्या है, एक स्विट्जरलैंड के लिए भैया वीजा मांगा था। ये स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, घूमने के लिए नहीं, यूथनेसिया के लिए, क्योंकि इंडिया में तो यूथनेसिया अलाउड नहीं है। तो उसके चक्कर में जो है इनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने कोर्ट के अंदर पेटिशन डाला था कि मेरे फ्रेंड को स्विट्जरलैंड के लिए अलाउ नहीं किया जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा मामला चल रहा था, तो फाइनली उन्होंने विड्रॉ कर ली है अपनी एप्लीकेशन को। ये एक अलग न्यूज है, इसको खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूथनेसिया क्या है ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पता है हमारा न्यूज के ऊपर फोकस नहीं रहता है, इशू के ऊपर फोकस रहता है। इशू है यूथनेसिया। यूथनेसिया क्या होता है? यूथनेसिया ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ईयू का मतलब होता है गुड, और थैनोस का मतलब होता है डेथ, ठीक है, थैंटोस, इसका मतलब था गुड डेथ। ये गुड डेथ कैसे हो सकती है, बट यूथनेसिया का मतलब ये होता है, यूथनेसिया का मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपनी मर्जी से जो है वो डेथ लेना चाहता है, ठीक है। दो तरीके की हो सकती है, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है, इसे हम लोग जो है अग्रेसिव यूथनेसिया भी बोलते हैं और पॉजिटिव यूथनेसिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट या जो इंसान एक्टिव यूथनेसिया चाहता है उसकी बॉडी में हम लोग जहर का इंजेक्शन डाल देते हैं, लीथल इंजेक्शन, पॉइजनस इंजेक्शन डाल देते हैं, जिसकी वजह से 2-4 मिनट में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो हम उसको एक्टिवली डेथ प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक्टिवली। एक होता है पैसिव यूथनेसिया, जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार है, वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसकी डेथ तो पक्की है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसको जहर का इंजेक्शन देने की बजाय, एक्टिव यूथनेसिया देने की बजाय पैसिव यूथनेसिया देते हैं। तो जो भी उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, यानी कि जो भी उसको ऑक्सीजन लगी होती है या कुछ और लगा होता है उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो जब वो डिसकंटिन्यू हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद इंसान खुद ही मर जाता है।
क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हट गया, उसे कहते हैं पैसिव इथोनेशिया। इसे नेगेटिव इथोनेशिया भी कहते हैं, नॉन अग्रेसिव इथोनेशिया भी कहते हैं, राइट। तो दोनों में फर्क है। पहले वाले में हम लोग खुद इंजेक्शन दे रहे हैं, दूसरे वाले में इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं। ये थोड़ा स्लो होता है, अनकंफर्टेबल होता है। पहले वाला थोड़ा कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसमें आपको कोई पेन वेन नहीं होता, आपको सीधा इंजेक्शन दे दिया जाता है, आप आराम से आंख बंद करके लेटिए, 2-4 मिनट में आपकी डेथ हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरे वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पेन होता है आपको, है ना, धीरे धीरे आपकी मृत्यु होती है, वो इसलिए थोड़ा उसको बोलते हैं। इंडिया में पैसिव इथोनेशिया अलाउड है, ठीक है। आपने भी आपके पास आसपास बहुत देखा होगा, मैंने भी कई बार लोगों को देखा है जिनको कैंसर वगैरह होता है, बहुत सालों से इनका इलाज चल रहा होता है, जो बिल्कुल लास्ट से स्टेज में पहुंच जाते हैं कैंसर की या कोई ऐसी बीमारी की, तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको घर ले जाइए, यहाँ पे रखने का कोई फायदा नहीं है, इसका आखिरी समय आ गया है, अपने घर में रहेगा, आप इसकी सेवा करिए, है ना, इसकी डेथ हो जाएगी। उसे पैसिव इथोनेशिया बोलते हैं, राइट। इंडिया में अलाउड है। अब जो है अलग अलग आर्गुमेंट हो सकते हैं कई सारी कंट्रीज में, जैसे स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है, जर्मनी, कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स के कई कुछ स्टेट्स के अंदर पैसिव इथोनेशिया अलाउड है, एक्टिव इथोनेशिया अलाउड है। लेकिन जैसे इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इवन इंडिया, यहाँ पे आपको जो है पैसिव इथोनेशिया अलाउड है और बाकी कंट्रीज में एक्टिव इथोनेशिया अलाउड है, मतलब ऊपर वाला, ठीक है, वहां पे अलाउड है। इंडिया में भी जो है पैसिव इथोनेशिया अलाउड है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसके जो है एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की गुजारिश, उसमें भी जो है इथोनेशिया के इशू के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। इसे एक तरह से मर्सी किलिंग भी कह सकते हो। इंडिया में जो है अरुण शोबोंग केस हुआ था 2018 के अंदर, और जिसमें जो है राइट टू डाई की बात किया था कि आर्टिकल 21 जो इंडिया का है वो राइट टू लाइफ के साथ साथ जो है राइट टू डेथ की बात भी करता है। और इंडिया में पैसिव इथोनेशिया जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था 2018 के बाद में, लेकिन कुछ परमिशंस लेनी पड़ती हैं तब अलाउड होता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होता है। इसके आर्गुमेंट में फेवर में और अगेंस्ट में आप बहुत सारे आर्गुमेंट दे सकते हो, 2-2, 3-3 घंटे इस टॉपिक पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप इसको थोड़ा सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन कंटेंट मैंने आपके लिए डाल दिया है, इसके अगेंस्ट में और इसके फेवर में दोनों आर्गुमेंट है यहाँ पे हैं। फेवर में तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि भाई जब देखो सीधी सी बात है, जब आप 4th स्टेज में हो, आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है ना, तो क्या फायदा है ना, आप सीधा, आपको हम पैसिव इथोनेशिया दे देते हैं, आपको अपनी जिंदगी से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो गए हो, सीधी सी बात है ना। एक तो लीगल आर्गुमेंट ये हो, एक आर्गुमेंट ये हो सकता है, एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि जो आदमी सफर कर रहा है, मतलब जो आदमी एक्चुअली में बीमार है, सिर्फ वही आदमी दोस्तों सफर नहीं करता है, उनकी फैमिली वाले भी सफर करते हैं, है ना। और सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी बहुत सफर करते हैं। अब जिस एक बीमारी का इलाज ही नहीं है, जो ठीक ही नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्चे करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ऊपर से वो बेचारा खुद आदमी बीमार है तो वो कोई पॉजिटिव आउटपुट भी नहीं दे रहा है, राइट। तो इससे अच्छा है कि उसकी जो है इसको पैसिव इथोनेशिया दे दिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं। और अगर कोई इंसान खुद ये चाहता है कि उसे पैसिव इथोनेशिया दिया जाए, अगर खुद वो जीना नहीं चाहता तो उसकी जो है डिसीजन का भी रिस्पेक्ट किया जाए कम से कम, ठीक है। तो ये तो कुछ आर्गुमेंट आप उसमें बोल सकते हो। और ऑर्गन डोनेशन भी हो सकता है, जो आदमी पैसिव इथोनेशिया करता है तो वो ऑर्गन डोनेट भी करता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में बात कर सकते हो। कई सारी कंट्री में एक्टिव इथोनेशिया अलाउड है, वहां पे कभी कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन इंडिया जैसी सोसाइटी में आपको दिक्कत आ सकती है, राइट। इंडिया में देखो कितने सारे जो ओल्ड एज हैं वो अनपढ़ हैं बेचारे, गरीबी इंडिया में बहुत ज्यादा है ना। और पहले ही हमारे यहाँ पे जो अपने माँ बाप को लोग जो है वैसे दुत्कार के घर से निकाल देते हैं, ओल्ड एज होम भरे पड़े हुए हैं, है ना, ओवर क्राउडेड हो गए हैं। तो ऐसे केस में हो सकता है इंडिया में जबरदस्ती जो है इसका मिसयूज भी हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, ठीक है। और देखो सारी डेथ पेनलेस नहीं होती हैं, कुछ डेथ जो है पेनफुल भी होती हैं। तो पेनफुल डेथ की बजाय तो अच्छा है कि आप उसको कम से कम दवाइयां देते रहिए, उसको पेन नहीं होगा, राइट। वो सारी चीजें हैं। और इंडिया जैसी कितनी डाइवर्स कंट्री है तो यहाँ पे मिसयूज तो होगा ही, अब वो तो डेफिनेटली पक्की बात है। कभी प्रॉपर्टी के चक्कर में, कभी जो है विल के चक्कर में, है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंडिया के केस में हो सकती हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आदमी रिकवर नहीं होगा। कोई भी डॉक्टर ये लिख के नहीं दे सकता कि ये आदमी मरेगा ही मरेगा और ठीक नहीं हो सकता। ऐसे कई मिरेकल हुए हैं जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में आदमी था और वो जिंदा हो गया, तो एक उस चांस को हम उससे छीन लेते हैं, है ना, उस मिरेकल वाले चांस को उसको छीन लेते हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट हो सकता है। और अब एक चीज देखिए, मान लो अब आज आपको कोई बीमारी है, किसी को भी कोई बीमारी है और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक नहीं हो सकता, और हो सकता है कि 1 महीने बाद 6 महीने बाद उस बीमारी का इलाज हो जाए, तो कोई ना कोई उसका निकल सकता है ट्रीटमेंट, तो उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अगेंस्ट में भी जाती हैं और बहुत सारी चीजें जिसके फेवर में भी जाती हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे अपना ओपिनियन आपका क्या है कि यूथनेशिया इंडिया में दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। पैसिव तो ऑलरेडी हम लोग दे ही रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे एक्टिव यूथनेशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है बस्टर्ड अडैप्ट टू प्रोड्यूस 2 एग क्लच। देखिए 2 अंडे हैं, ये 2 अंडे हैं। कभी कभी आपने किसी मुर्गी को भी देखा होगा 2 अंडे देते हुए, एक्चुअली में मुर्गी 2 अंडे दे देती है, और कभी कभी मुर्गी 1 अंडा देती है लेकिन उसमें 2 योग होते हैं, समझ रहे हो आप। और कभी कभी मुर्गी 2 अंडे भी दे देती है। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा लेकिन मैंने इसको बिल्कुल ये तो बिल्कुल कॉमन है। जब एक मुर्गी वो जब हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करती है तो 2 अंडे दे सकती है और 1 अंडे के अंदर 2 योग भी हो सकते हैं, राइट। ऐसा ही जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में देखा गया है। यूजली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो 1 ही अंडा देता है हमेशा से, लेकिन इस बार क्या हुआ, हमारा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और जो कहाँ पाया जाता है यूजली, जो हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, जो जैसलमेर वाला रीजन है, और पाकिस्तान में भी एक नेशनल पार्क है, क्या नाम है जिसका, चोलिस्तान, ठीक है, जो नेशनल पार्क है पाकिस्तान में, और उसी की कंटिन्यूएशन है ये वाला डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, तो ये पाकिस्तान वाला है। तो यहाँ पे जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। और इस बार क्या हुआ, जुलाई के महीने में वहां पे बारिश थोड़ी अच्छी हो गई, रेनफॉल थोड़ा बेटर हो गया नॉर्मल के कंपैरिजन में, तो खाने को भरपूर डाइट मिल गया, तो जितने बस्टर्ड थे उनको अच्छा डाइट मिला अच्छा डाइट मिला तो 2 अंडे दे दिए। जबरदस्त चीज है ना, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट वो कंज्यूम करने लगे इस बार। यूजुअली तो 1 ही अंडा देते हैं, तो ये तो अच्छी न्यूज है, अच्छी न्यूज भी है और सरप्राइजिंग न्यूज भी है ना। देखिए ग्रीन कलर का अंडा होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इतने खुश मैं क्यों हूं, और आप भी होने चाहिए, क्योंकि ये हाईली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है भाई। इंडिया में जो है हार्डली 150 के आसपास इनकी संख्या है, तो 2 अंडे देंगे तो ज्यादा पैदा होंगे और इनकी कंजर्वेशन भी हो सकती है, राइट। तो इंडिया और राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, हाईली क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में थोड़ा इनकी संख्या ज्यादा मिलती है, लेकिन कभी कभार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी इनको देखा जा सकता है। काफी ज्यादा संख्या कम होती है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बिजली की तारें होती हैं उसमें उलझ जाते हैं, इनको करंट लग जाता है और मर जाते हैं। और हंटिंग तो खैर इंडिया में अभी नहीं होता, पहले तो इंडिया में काफी हंटिंग हुआ करता था, पाकिस्तान में आज भी हंटिंग होता है, लेकिन इंडिया में जो रीजन है वो बेसिकली बिजली के तारों वाला यहाँ पे ज्यादा रीजन है। और IUCN की में भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड आप क्लियरली देख सकते हो, साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है, CMS में भी अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसमें शेड्यूल 1 में रखा हुआ है सॉरी, मतलब हाईली 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 प्रोटेक्टेड है। जैसे टाइगर है ना, टाइगर से भी ज्यादा क्रिटिकल एंडेंजर्ड, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कौन कौन से स्टेप हमने लिया हुए हैं। राजस्थान की सरकार ने भी जो है एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया था, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड हैबिटेट जो है प्रोग्राम चलाया हुआ है, तो थोड़ा आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और यहीं से आज एक्चुअली हम लोग 3 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके GS 3 से, या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, स्क्रीन को पॉज करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है। आइडेंटिफाई द एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग हिंट। तो 2 हिंट आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं। आसान है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भैया कौन सा एंडेंजर्ड स्पीसीज पाया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज इज नॉट अ मैमल। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मीडियम लेवल का बोलूंगा मैं, टफ तो नहीं बोलूंगा बट मीडियम है, ठीक है। इसको थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइए। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर आपके सामने हैं, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप को लेके पहला जो क्वेश्चन था आंसर हो जाता है आपका 1 और 3। दूसरा जो क्वेश्चन था 2013 में पूछा गया था, आंसर हो जाता है 1, 2 और 3। इसमें वीट नहीं है, ठीक है, वीट क्योंकि खरीफ क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर वो दिया हुआ है राइस खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन 2019, ठीक है। तो ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है वीएलसी मीडिया वाला जो है इशू आता है, इसको थोड़ा हम लोग अपने न्यूज़पेपर से ही डायरेक्टली कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिटेल में जाने के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे था नहीं, तो बात घुमा फिरा के ये वीएलसी आपने देखा होगा ना, सब लोग यूज करते हैं वो कुछ जो है उसका इस तरह से सिंबल होता है, ऐसे ही रेड कलर में इस तरह से कुछ सिंबल होता है वीएलसी का, है ना। सभी उसमें ही चलाते हैं वीडियो वगैरह। लैपटॉप में इसको हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, मोबाइल वगैरह में यूज नहीं करते हैं। तो सरकार ने क्या किया भाई, इसकी वेबसाइट को कर दिया है बैन, ठीक है। हालांकि गूगल प्ले से स्टोर से iOS वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैपटॉप से बैन कर दिया है, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब एक आरटीआई डाली गई, सरकार से पूछा गया कि भाई आपने इसको बैन क्यों किया, सरकार ने कहा कि आई डू नॉट नो मतलब सरकार ने कहा कि आई कैन नॉट टेल। सरकार ने सीधा यही बोल दिया कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आरटीआई के तहत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार को बताना मैंडेटरी नहीं होता है, सरकार आपको बताने से मना कर सकती है, ठीक है। तो ये उसी केस में आता है, तो उसके अंदर मना कर दिया। तो हमारे पास जो हमारा आईटी एक्ट है, ठीक है, बेसिकली उसके तहत इसको बैन किया गया। ऐसा कहा जाता है कि कुछ इंटरनेशनल हैकर्स हैं जो शायद वीएलसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लैपटॉप वगैरह के अंदर कुछ वायरस वगैरह आ जाता है, वो हमारा डेटा चोरी कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इन विच सिचुएशन कैन ऑनलाइन कंटेंट बी ब्लॉक, तो कौन कौन सी सिचुएशन में जो है ऑनलाइन कंटेंट को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेक्शन 69A है, ये आपने याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा आपसे। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो सेक्शन 69A है, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी ऐसे कंटेंट को रोक सकती है जो कुछ खास कंडीशन में, जैसे इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर वगैरह में, इन सारे केस में वो रोक सकती है, ठीक है। क्योंकि यही सारे केस हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए भी होते हैं। जो हमारा आर्टिकल 19(2) होता है, जो फ्रीडम की बात करता है, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच की बात करता है, एक्सप्रेशन की बात करता है, उसमें भी ये सारी कंडीशंस होती हैं। मतलब आपका फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते, इन सभी कंडीशन के अंदर उनको एक्सेप्शन दी जा सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही सारे आर्गुमेंट जो है वो वीएलसी वाले केस में भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर तो सिंपल सा है, एक भैया कोई नोडल ऑफिसर होंगे, ठीक है। आईटी एक्ट के तहत एक नोडल ऑफिसर होते हैं। वो नोडल ऑफिसर क्या करते हैं, वो एक कमेटी होती है, उस कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लॉ एंड जस्टिस के लोग होते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, होम मिनिस्ट्री, इन सब के मेंबर होते हैं। तो ये जो नोडल ऑफिसर हैं, ये रिक्वेस्ट लेके जाते हैं उस कमेटी के पास, ये कमेटी उस जो है उसको डिस्कस करती है, उस मैटर के अंदर देखती है कि क्या हो रहा है। अगर इनको लगता है कि उसको बैन किया जाना चाहिए तो उसको बैन कर देती है। हालांकि जिस एंटिटी को बैन किया जाता है उससे भी आंसर लिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वीएलसी को अगर बैन किया गया है तो उससे भी जो है एप्लीकेशन लिया गया होगा कि हम लोग बैन क्यों ना करें, उनसे भी पूछा जाता है। तो ये तो कुछ प्रोसीजर आपको यहाँ पे पता चल ही गया। दिक्कत ये है कि इसके अंदर कुछ दिक्कत है, इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कुछ दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रांसपेरेंसी वाली, ठीक है। गवर्नमेंट जब भी किसी चीज को बैन करती है तो वो आपको रीजन, मतलब पब्लिक को रीजन नहीं बताती है। आप आरटीआई लगाओगे तो सरकार आपसे मना कर सकती है कि हम आपको नहीं बताएंगे। दूसरी बात, आज तक इस कमेटी ने किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया है। तो भैया इसका फायदा क्या है। नोडल ऑफिसर गया कमेटी के पास, कमेटी ने बोला ओके, 2 घंटे के अंदर ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो पूरी प्रोसीजर इतनी जल्दबाजी में होती है, तो कोई स्क्रूटनी नहीं है। तो एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है, राइट। तो ये कुछ दिक्कत यहाँ पे हैं, तो जिसके थोड़ा हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। बट ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आपको थोड़ा सा हल्का सा करना है, इसको ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ खास है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया है कि जो लोग जम्मू कश्मीर से आउटसाइडर्स हैं वो लोग भी वहां पे जो है वोट डाल सकते हैं। वहां की जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर अपना नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है। एलिजिबल है भैया आप वोट करने के लिए J&K में। अगर आप वहां का डोमिसाइल नहीं है तब भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया है। आपको मैं बताता चलूं कि J&K के अंदर 25 लाख लोग ऐसे हैं जो आउटसाइडर्स हैं। वहां का जो सर्विस सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सब लोग वहां पे आउटसाइडर्स हैं।
ठीक है। अब ये बात तो श्योर है कि 25 इतने सारे लाखों लोग तो वहां पे वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप वहां की वोटिंग लिस्ट में आते हो तो आपको अपने ही जैसे मान लो आप सहारनपुर से गए हो तो आपको वहां से नाम कटवाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि 25 के 25 सारे के सारे लोग वहां पे वोट डालने लगेंगे, लेकिन प्रोविजन तो है कम से कम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का अपोज भी कर रही हैं। उनका कहना है कि ये जो है एक तरह से रिजिग है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो J&K के इलेक्शंस को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है, ये उन्होंने कहा है कि इसमें कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू के जो लोग हैं, उनके राइट्स का वायलेशन है बेसिकली, ठीक है। तो ये लोग वो कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है एक एडिटोरियल जो बात करता है लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत इस एडिटोरियल की जो इन्होंने की है अरुण मेहरा जी ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं की। तो इन्होंने कहा कि भैया 75 ईयर्स इंडिया को हो गए हैं फ्रीडम मिले हुए, लेकिन अभी तक इंडिया में जो है हम लोग फ्रीडम को कर्टेल करते हैं अलग अलग तरीके से। अभी भी इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें हैं, खासकर कास्ट को लेकर उन्होंने काफी कुछ बोला है ना। सोशल इनइक्वालिटी अभी बहुत ज्यादा है इंडिया में कास्ट को लेके। लोअर कास्ट जो सिटीजन्स हैं अभी भी उनको कोई डिग्निटी नहीं है। आप राजस्थान के केस आपने अभी देखा होगा, एक स्टूडेंट ने स्कूल में एक टीचर के जो है घड़े से पानी पी लिया, ठीक है, और क्योंकि वो बच्चा जो है दलित था, लोअर कास्ट से था, इसलिए पीट पीट के उसको मार दिया गया। आज भी सोच के देखो 21st सेंचुरी में इस तरह के केस होते हैं भाई। 100-200 साल पहले क्या होता होगा यार, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 500 साल पहले क्या होता होगा, 1000 साल पहले क्या होता होगा, जब आज के समय में इतनी चीजें होते हुए भी ऐसा कुछ हो रहा है। इमेजिन कर सकते हो सिर्फ आप, है ना। तो आज भी जो इनका कहना है कि जो लोअर कास्ट, खासकर जो पुअर वीमेन है, बहुत ज्यादा गरीबी में रहती हैं और बहुत ज्यादा उनका शोषण किया जाता है आज भी। अब वो चीजें तो पहले हो ही रही थी भैया, कोविड-19 ने रही कहीं कसर पूरी कर दी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग जो है इंडिया में उनकी इनकम जो है चली गई। माइग्रेशन जो आपने देखा ही होगा कोविड के टाइम में कितना हुआ, है ना, हजारों किलोमीटर तक लोग अपने पैरों पे चल के जा रहे थे बेचारे। तो इनकम जो है चली गई, शेल्टर की दिक्कत है, फूड की दिक्कत है, ड्रिंकिंग वाटर तक की भी दिक्कत है। सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है इंडिया में, पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, ठीक है। फैक्ट्री हो, चाहे खेत हो, चाहे घर हो, हालत बहुत खराब है। तो इसीलिए क्या किया जाना चाहिए, सॉल्यूशन इन्होंने सजेस्ट किया है। तो बेसिकली सॉल्यूशन का जो इनका है ना वो फैक्ट्री ओरिएंटेड है। आप सोच के देखिए कि आपको चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपको अमेरिका से इन्वेस्टमेंट चाहिए कि वो हमारे देश में फैक्ट्री लगाएं, लेकिन उनके आने के लिए उनको कुछ इंसेंटिव तो देना पड़ेगा। इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव होता है लेबर लॉ, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब इंडिया में बिजनेस करना आसान होगा तभी तो इंडिया में आएंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल होता है लेबर लॉज का। अगर किसी कंट्री के लेबर लॉज अगर वो इजी होते हैं तो कंपनी वहां पे जाना पसंद करती है। लेबर लॉज इजी में बहुत सारी, लेबर लॉज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेज, सेफ्टी कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी, टर्म्स ऑफ सर्विस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह, ठीक है। इसमें टर्म्स ऑफ सर्विस जैसे एक चीज हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे हायरिंग एंड फायरिंग, ठीक है, हायरिंग एंड फायरिंग। जब किसी कंपनी को लगता है कि किसी देश में हायर करना और फायर करना आसान है तो वो वहां पे जाना ज्यादा पसंद करती है। अब मान के चलिए कोई कंपनी है, मान लो प्रेप आईएएस है, ये किसी ऐसी कंट्री के अंदर थोड़ी जाएगी जहां पे हायर करना आसान हो लेकिन फायर करना इम्पॉसिबल हो। या अगर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको फायर कर दो। लेकिन इंडिया में लॉज कुछ ऐसे बने हुए हैं कि ये चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं, इसी वजह से कंपनी इंडिया में आती नहीं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है ताकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पिछली सरकार ने, मतलब यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने कई सारी चीजें यहाँ पे की। प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हुआ करती थी, डिजिटाइजेशन कर दिया जिससे काफी बेनिफिट हम लोगों को मिला, और एम्प्लॉयर फ्रेंडली लॉज हम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अभी तक ग्राउंड रियलिटी उसका कुछ हुआ नहीं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने जो है 4 लेबर कोड बनाए, हालांकि पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन का हुआ नहीं है, लेकिन जो है ये भी काफी ज्यादा लेबर लॉज को जो है इजी करने की बात करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ बड़ी कंपनी में इसको जो है अप्लाई किया जाता है। बड़ी कंपनी मतलब जिसके अंदर 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, सिर्फ उन्हीं कंपनी में इसको किया जाता है। तो वहां के जो एम्प्लॉइज होंगे वो उनको जो है यूनियन की बात करता है, सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, उनके बारे में बात करता है। तो हायरिंग और फायरिंग जो है वो थोड़ा अभी ईजी हो गई है। बेसिकली ये जो लेबर होता है ना वो स्टेट का मामला होता है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिया था कि आप अपने अपने स्टेट्स के अंदर लेबर लॉज बनाइए ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। राजस्थान ने जो है सबसे पहले जो है उसको पास किया था। तो अभी तक बहुत इफेक्टिव नजर नहीं आया है, क्योंकि लेबर लॉज का इंपैक्ट दिखने में समय लगता है, 8-10 साल लग सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी में आजकल एक दिक्कत है, ये लोग ना, क्योंकि गिग इकोनॉमी का जमाना है, तो ये लोग परमानेंट हायरिंग करते ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायरिंग करते हैं, इनफॉर्मल हायरिंग करते हैं। तो फायदा क्या है भैया लेबर लॉज का जब आप कर ही नहीं रहे हो। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल ऑन द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल जो है शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं उसको। इसीलिए लेबर लॉज जो है इंडिया में इतना डिफिकल्ट टॉपिक होता है, सरकार के लिए भी, गवर्नमेंट्स के लिए भी, कंपनीज के लिए भी काफी सेंसिटिव होता है, क्योंकि लेबर लॉज को अगर बहुत ज्यादा सख्त बना दोगे तो भैया यूनियन सड़कों पे आ जाती हैं, अगर बहुत ज्यादा इजी बना देते हो तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो काफी सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होती है लेबर लॉज उसमें वहां पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि गैप इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जॉब्स इंडिया में क्रिएट हो नहीं रही हैं। 1990 के दशक में क्या हुआ करता था, जब 1% जीडीपी ग्रोथ हुआ करती थी तो 2 लाख जॉब पैदा हुआ करती थी। 1% जीडीपी इंक्रीज होती थी तो 2 लाख जॉब जनरेट होती थी। फिर क्या हुआ 90 और 2000 के बीच में 1% जीडीपी बढ़ती थी तो सिर्फ 1 लाख जॉब मिलती थी। अब क्या होता है 2000-2010 के बीच में 1% जीडीपी इंक्रीज होती है तो सिर्फ 50,000 जॉब्स मिलती हैं। और 2010 और 2020 के बीच में क्या होता है, हालांकि हमारे पास एक्चुअली आंकड़े नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं 1% जीडीपी अगर इंक्रीज होती है तो इंडिया में 37,000 जॉब्स पैदा होती हैं। सोच के देखिए 2 लाख से 37,000 पे हम लोग आ गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों की, इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही है, जॉब जनरेट नहीं हो रही है। जॉब जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनीज खोलनी पड़ेंगी, कंपनीज को इनवाइट करना पड़ेगा। कंपनी तो तभी आएंगे भैया जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तब होगा जब लेबर लॉ जो है वो एम्प्लॉयर फ्रेंडली होंगे। एम्प्लॉयर फ्रेंडली बनाते हैं तो एम्प्लॉय सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको नुकसान होता है, हायरिंग फायरिंग बहुत इजी हो जाती है ना। जो साहब होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनको फायर कर देते हैं जब मर्जी। तो दिक्कत यहाँ पे बहुत सारी है। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस में हम यही कह सकते हो कि हमें थोड़ा बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबका हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बजाय क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। सारे जो सिटीजन को जॉब तो मिले, लेकिन वो डिग्निफाइड जॉब होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि एक पीएचडी वाला बंदा जो है वो पीयून का काम कर रहा है, तो वो डिग्निफाइड जॉब नहीं है। तो डिग्निफाइड जॉब्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास है, अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हो, नहीं समय है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही थी आज के इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के बारे में। आई होप आपको मजा आया होगा, मुझे करने में बहुत मजा आया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।